नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समास शब्द की संस्कृत में परिभाषा समसनम समास है, अर्थात समास का अर्थ होता है कि शब्दों को समान रूप से व्यवस्थित करना। जैसे शब्द बिखरे हुए हैं उनको जोड़कर संक्षिप्त में करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो तीसरा नया और संक्षिप्त रूप शब्द बनता है वह समास कहलाता है। अर्थात संधि में तो हमने वर्णों के मेल से शब्द बनते थे, यहाँ पर शब्दों से ही शब्द बनेंगे, यानी बहुत सारे शब्दों से मिलकर एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण यहाँ पर करेंगे। समास के मुख्यतः 4 भेद दे रखे हैं संस्कृत में। तो सबसे पहले अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा द्वंद्व। अब सबसे पहले अव्ययी भाव समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। अर्थात अव्ययी भाव समास की विशेषता यह है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान होता है। जैसे देखें तो निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है, अर्थात मक्षियों का अभाव। इसमें पहला पद प्रधान होने का तात्पर्य है कि इसमें पहला शब्द अव्यय आएगा। जैसे संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, उसमें से कुछ ही शब्द यहाँ पर देखने को मिलेंगे 22 में से। जैसे उप, निर, अनु, प्रति, यथा, स, ये जो पहले शब्द है ना सब में, वो क्या है? प्रधान है। तो यहाँ पर प्रथम पद निर है और द्वितीय पद मक्षिकम है। निर्मक्षिकम में प्रथम पद क्या है? निर है और दूसरा क्या है? मक्षिकम। यहाँ मक्षिका की प्रधानता न होकर मक्षिका का अभाव प्रधान है, यानी मक्षिका की कमी है। यहाँ अव्ययी भाव समास है और कुछ उदाहरण इसके नीचे भी दे रखे हैं। जैसे उपग्रामम, यानी ग्राम के समीप, ग्रामस्य समीपे, यानी यहाँ पर समीपता की प्रधानता बताई गई है कि कोई ग्राम के समीप है। और दूसरा उदाहरण देखें तो निर्जनम, जनानाम अभाव है, यानी लोगों का अभाव। तो यहाँ दोनों शब्दों में हम उप और निर शब्द देखने को मिला। तो ये क्या है? अव्यय है और इन्हीं के आधार पर इसका अर्थ आपको निकालना है। इस प्रकार तीसरा उदाहरण देखें अनुरथम, रथस्य पश्चात, अर्थात रथ के पीछे या बाद में पश्चात की प्रधानता है। ऐसे ही प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति, यानी प्रत्येक घर। एक अंकों में इसकी प्रधानता देख सकते हैं कि क्रम से कोई चीज़ निर्धारित की गई है, प्रत्येक की प्रधानता है। यथा शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति की एक सीमा होती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर यथा शब्द देखने को मिलेगा। इसी प्रकार सचक्रम, चक्रेण सहितम, यानी चक्र के साथ। तो यहाँ सहित की प्रधानता है, यानी कोई किसी वस्तु से युक्त है। तो क्या बन गया? सचक्रम। इसी प्रकार तत्पुरुष समास में देखें तो प्रायण उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष है, यानी इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा शब्द प्रधान होता है, पहला पद गौण होता है। इस समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी समस्त पद में जो शब्द बनता है उसमें विभक्ति लोप हो जाती है और विग्रह पद होता है उसमें विभक्तियों के साथ लिखते हैं। तो विग्रह पद इसमें उदाहरण में देखिए तो ग्रामम गतः विग्रह पद है और ग्राम गतः समस्त पद है। तो पहले इसके उदाहरण को समझे। राजपुरुष अर्थात राजा का पुरुष, यानी इसमें विभक्तियों का रोल देखने को मिलेगा। यहाँ राजा की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता है और राजा शब्द पुरुष के विशेषण का कार्य करता है, यानी पुरुष इसमें मुख्य है, राजा शब्द गौण है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो पुरुष किसका है? राजा का। जैसे दूसरा उदाहरण देखें ग्राम गतः, ग्रामम गतः, यानी गांव को गया हुआ। इसी प्रकार शरणागत, शरण में आया हुआ। देशभक्त, देश का भक्त, देशस्य भक्त है। सिंह भीत है,
सिंगात भीत यानी सिंह से डरा हुआ, भयापन्न भय से युक्त। इसी प्रकार हरि त्रातः हरिणा त्रातः। तो इन सब में समस्त पद में आपको विभक्ति का लोप देखने को मिल रहा है और विग्रह पद है उसमें विभक्ति के साथ लिखा हुआ है। और मुख्य रूप से देखें तो तत्पुरुष के दो भेद हैं यहाँ पर, कर्मधारय और दिगु। तो सबसे पहले कर्मधारय समास की बात करें तो इस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो एक तो विशेषण और एक दूसरा विशेष्य होता है, यानी एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, यानी एक शब्द से दूसरे शब्द का परिचय आपको देखने को मिलेगा। जैसे पीताम्बरम, पीतम च तत् अम्बरम, अर्थात पीला है अंबर जिसका, यानी अंबर की विशेषता कौन बता रहा है? पीला वर्ण। यानी एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। नील कमलम, नीलम च तत् कमलम, अर्थात नीला है जो कमल। तो कमल की विशेषता कौन बता रहा है? नीला वर्ण, यानी कमल कैसा है? नीला है। तो इसी प्रकार महापुरुष है, महान च असौ पुरुष है, यानी महान है जो पुरुष। तो पुरुष की विशेषता कौन बता रहा है? महान। मीन नयनम, मीन इव नयनम, यानी मछली के समान आँखें। तो आँखों की विशेषता कौन बता रहा है? मछली, मछली से उसकी तुलना की जा रही है। इसी प्रकार कज्जल मलिनम, यानी कज्जल के समान या कज्जल से युक्त या कज्जल से मलिन। इसी प्रकार मुख कमलम, कमलम इव मुखम, यानी उसका मुख कमल के समान है। अब दिगु समास की बात करें तो दिगु समास में जो ग है उससे हम गणना शब्द का अर्थ ले सकते हैं, यानी इसमें पहला शब्द आपको संख्यावाचक मिलेगा। तो संख्या पूर्वो दिगु, अर्थात जिस शब्द के आगे संख्या शब्द आए या फिर जो शब्द संख्या से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर दिगु समास हो जाता है। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समाहार अर्थात एकत्रीकरण समूह अर्थ की प्रधानता होती है, यानी बहुत सारी संख्याएं एक समूह का अर्थ यहाँ पर देती है। जैसे त्रिभुजम, त्रियाणाम भुजानाम समाहार है, यानी तीन भुजाओं से युक्त या तीन भुजाओं का समूह, तो त्रिभुजम। इसी प्रकार इसमें पूर्व पद त्रि संख्यावाची है, यानी पहला पद इसमें संख्यावाची होता है और दूसरा उसकी संख्या को व्यक्त करता है। तो इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखें, पंच पात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहार है, अर्थात पांच पात्रों का समूह। तो पहला पद क्या है? पंच है और संख्यावाचक है। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार है, पांच कुटियाओं का समूह। इसमें भी पांच शब्द जो संख्यावाचक है उससे हम नाम से ही पता चलता है कि यह दिगु समास है। इस प्रकार आपने समास के चार भेद आज हमने पढ़ लिए मुख्य रूप से। वैसे तो दो ही है, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, लेकिन तत्पुरुष समास के दो भेद और है, कर्मधारय और दिगु। तो इनका उदाहरण के साथ हमने अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इनको आपकी नोटबुक में अभ्यास करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।